का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। निर्वाणा नेचुरोपैथी एंड रिट्रीट पिछले कई सालों से समाज की सेवा में लगी हुई है। हम सबको स्वास्थ्य बांटने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य देने का काम कर रहे हैं। बड़ी गुरु माँ और छोटी गुरु माँ के आशीर्वाद से निर्वाणा नेचुरोपैथी विगत कई सालों से चल रहा है। बड़ी गुरु माँ स्पिरिचुअल टॉक्स देती हैं और छोटी गुरु माँ मोटिवेशनल टॉक्स देती हैं। साथ में योगा, मेडिटेशन, रेकी के शिविर का भी आयोजन किया जाता है। निर्वाणा नेचुरोपैथी एंड रिट्रीट इगतपुरी में बहुत सारे उन मरीजों का इलाज किया जाता है जो हर तरफ से निराश हो चुके होते हैं, आशा की किरण छोड़ चुके होते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब आदमी हताश और निराश हो जाता है तभी नेचुरोपैथी में वो आता है कि इनको भी आजमा लेते हैं। वो तब भी इस विचारधारा से नहीं आता कि हम ठीक होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना सकारात्मक अपनी सोच को रखेंगे, उतने ही सकारात्मक तरीके से हम स्वस्थ हो सकते हैं। क्योंकि चाहे हमारा व्यवहार हो, आचार विचार हो, या रहन सहन हो, या बीमारी हो, कोई भी चीज हमारे सोच पर निर्भर करती है। हम कैसा सोचते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही सृष्टि का निर्माण होता है और वैसे ही हमारे अंदर सिक्रीशंस शुरू होते हैं, वैसी ही एनर्जी क्रिएट होना शुरू होती है और उसी तरह का हमारे शरीर में से रिस्पॉन्स मिलने लगता है। जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें भी सबसे बड़ा रोल हमारी सोच का है। आप सभी लोग सब हर दूसरे व्यक्ति से कहते तो हैं कि सकारात्मक विचार रखो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, बुरा मत सोचो, लेकिन अपने ऊपर ये अप्लाई करना शायद भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने ऊपर ये अप्लाई करना है कि हम कैसा सोच रहे हैं। आपको अभी हमने बताया कि जिस तरह की बड़ी माँ छोटी माँ जो शिविर लेती हैं, उसमें रेकी के ऊपर भी शिविर लेती हैं। तो उस विचारधारा को जोड़ते हुए हम आपको बताएं कि रेकी और प्राणिक हीलिंग में भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का खेल है सारा। तो हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे करते हैं? जैसा आप सोच रहे हैं, आपके पास, आपके इर्द गिर्द भी वैसे ही लोग एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। लेकिन हम करते क्या है? निगेटिव सोचने लगते हैं, नकारात्मक सोचने लगते हैं। हम सोचते हैं शायद हम तो ठीक ही नहीं हो सकते, हम ऐसे ही रहेंगे जीवन भर। तो हमारा जो ऑरा है वो वैसा ही क्रिएट होता है और फिर हमको वैसे ही हमारे अंदर एनर्जी आने लगती है, वैसे ही सिक्रीशंस होते हैं और हम उसी तरह से रह जाते हैं। तो हमको सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक करना है। दूसरी चीज, बात आती है योग पर। भारत ही एक ऐसा देश है जहां सारे ऋषि मुनि हुए, सारे तपस्वी हुए। ये तपस्वी की धरती कही जाती है इसीलिए। सारी नदियां हैं, सारे ताल पोखर हैं, सारे पर्वत हैं, सारी जड़ी बूटियां हैं, सारे भगवान हुए, देवता हुए। और उन्हीं ऋषि मुनियों ने हम लोगों को ये भी बताया कि योग क्या है। योग, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में विभाजित किया है। अगर हम सिर्फ शुरू के 4 चीजें ले लें, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, तो हम अपने को बहुत हद तक स्वस्थ रख सकते हैं। सिर्फ इन्हीं 4 को अपनाने की जरूरत है। यम किसी में रह ही नहीं गया। यम का मतलब है आप कैसा सोच रहे हैं। सत्य, अहिंसा, सच बोलना लोग भूल चुके हैं। घर के अंदर बैठे होते हैं, फोन आया किसी का, बेटे से क्या कहते हैं? पापा घर में नहीं है, बता दो। तो झूठ बोलना हम खुद बच्चे को सिखा रहे हैं और फिर हम कहते हैं बच्चा झूठ बोलता है।
तो बच्चा झूठ नहीं बोलना सीख के आया था, हमने झूठ बोलना सिखाया उसको। तो हमने वहीं पे यम का पालन नहीं किया। हमको सबसे पहले यम को का पालन हम कितनी बार जाते हैं, यानी हम अपने को मत त्यागने के लिए। तो हमारे यहाँ कहा गया है, जो एक बार जाए वो योगी, जो 2 बार जाए वो भोगी, और जो बार बार जाए वो रोगी। भगवान कृष्ण के अलावा इस धरती पे ना कोई योगी हुआ है और ना कोई योगी होगा। हम सब भोगी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम सब गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। तो इस कचरे के डिब्बे में दिन में 4 बार भोजन डालते हैं, लेकिन उम्मीद दिन में एक ही बार जाते हैं। जब इस कचरे के डिब्बे में 4 बार भोजन डाल रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं, तो 2 बार तो क्लीन कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हाँ मैम हम तो 4 बार जाते हैं सुबह सुबह, वो भी गलत है। या 2 बार जाते हैं सुबह सुबह, वो भी गलत है। जो 1 बार जाए वो योगी और जो 2 बार जाए वो भोगी। तो हम भोगी की श्रेणी में, हमको सुबह और शाम 2 बार जाना है। और जो बार बार जाए वो रोगी। अगर आप बार बार मोशन जा रहे हैं, सुबह ही 3 से 4 बार जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं एक बार हम सुबह सुबह फ्रेश होके आते हैं, फिर चाय पीने के बाद फिर जाते हैं, फिर नाश्ते के बाद फिर जाते हैं, और कई बार ऑफिस जाने से पहले 1 बार फिर जाते हैं। इट मीन्स कि आपका लिवर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एक बार अपने लिवर की जांच जरूर करवा लें। तो इसी तरह बहुत सारी पेट की बीमारियां आती हैं। 148 बीमारियां सिर्फ हमारे पेट से होती हैं। तो पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर 148 बीमारी पेट से होती है, तो पेट का साफ होना कितना आवश्यक होता है। उसके बाद आता है कि आप अपनी शुद्धि क्रियाएं, योग की भाषा में उनको शुद्धि क्रिया कह रहे हैं। चाहे वो कहते हैं ना, आंख में अंजन दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर। तो आंख में अंजन, आंख में काजल लगाना या सुरमा लगाना। और एक चीज और बताएं आपको, सुबह का पहला धूप बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए अगर आप आंख में लगा रहे हैं, तो आपकी आंख की रोशनी कमजोर नहीं होगी। हम टूथब्रश टूथपेस्ट से करते हैं। टूथब्रश और टूथपेस्ट हमारे देश के लिए नहीं बना। हमारे मसूड़े बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए आप देखते होंगे कई लोगों को ब्रश करने से ब्लीडिंग होने लगती है, गम्स स्वेल कर जाते हैं। तो हमारे यहाँ के लिए ब्रश नहीं है, भगवान ने 10 उंगली दी है और इनका यूटिलाइज हम नहीं करते। तो मंजन करना है तो इस उंगली से या इस अंगूठे से करिए, और आप खुद देखेंगे कि आपके दांत कितने दिनों तक चलते हैं। तो मेन चीज क्या है, क्योंकि हमारे मसूड़े कमजोर नहीं होने पाते हैं, सिर्फ हम दांतों की क्लीनिंग करते हैं जब हम इस तरह करते हैं। तो रोज हमको शुद्धि क्रिया में ये भी करना है। हमारे योग की भाषा में जो हम लोग शुद्धि क्रिया कराते हैं, इसमें जब हमारे यहाँ आप लोग आते हैं तो हम लोग जल नेति कराते हैं। जल नेति जो आज का प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है, इस समय जो महामारी से हम सभी ग्रसित हैं, परेशान हैं, और अगर हम कहें कि नेति से अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जल नेति का पानी तैयार करने के लिए ल्यूकवार्म वाटर आपको तैयार करना है। पानी को गुनगुना करना है और उसमें नमक डालना है। उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे आपके आंसू का स्वाद होता है, आंख का आंसू जो होता है उसका जैसा टेस्ट होता है, उतना सॉल्ट होना चाहिए उस पानी में। और उसको चेक करने के लिए जो आपके हाथ के ऊपर की ये स्किन है, इसके ऊपर जब हम पानी डालते हैं, देखते हैं अगर ये स्किन आपकी बर्दाश्त कर रही है उतनी गर्मी को, यानी कि आपके नाक के अंदर की स्किन भी उसको सह लेगी। तो इतना आपको करना है। और उसके बाद एक पॉट होता है नेति का, यहाँ आप जो आते हैं हम आप लोगों को देते ही हैं। नेति पॉट कह के मार्केट में इजिली अवेलेबल भी हो जाता है। उसको आपको लेना है, पानी उसमें भरना है। नाक के एक पहले तो आपको अपने स्वर को चेक करना है, कौन सा स्वर ज्यादा चल रहा है, लेफ्ट नोस्ट्रल या राइट नोस्ट्रल। जो नोस्ट्रल इजिली चल रहा है, इजिली सांस आ और जा रही है, उसके अपोजिट नोस्ट्रल में इसको फिट कर लेंगे। सपोज हमारा राइट नोस्ट्रल इजिली चल रहा है,
तो हम लेफ्ट साइड अपने नेति पॉट को फिट करेंगे और उसके बाद अपनी नेक को टिल्ट करेंगे। नेक को टिल्ट करने के बाद मुंह, नाक से सांस ना लेनी है ना निकालनी है, और मुंह से सांस लेनी और निकालनी नहीं है, लेकिन हवा को बाहर छोड़ना है। कैसे? जब हम इस क्रिया को करेंगे तो इजिली दूसरी तरफ से पानी बाहर आने लगेगा। इसी तरह जब एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ से करिए। दोनों तरफ से होने के बाद हमको कपालभाति करना है। कपालभाति इसलिए करना है क्योंकि अभी जो म्यूकस आपका नाक से, माथे से होता हुआ दूसरी तरफ से होता हुआ पूरा निकल के गया है, फेंका और फिर लेफ्ट को बंद करके लेफ्ट से श्वास को पकड़ेगा और फिर 90 डिग्री अपने बॉडी को झुकाएंगे और फिर श्वास को फेंकेंगे। ये प्रक्रिया कब तक करनी है? आपको हाथ की मुट्ठी बंद करके ऐसे करके कपालभाति करनी है। और अगर आपके हाथ के ऊपर बूंदें आ रही है पानी की, यानी कि अभी आपको कपालभाति जारी रखनी है। लेकिन अगर बूंदें आना बंद हो गई है तो आप कपालभाति रोक सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका है, आप पेट के बल प्रोन पोजीशन में मकर आसन स्वस्थ महसूस करते हैं। दूसरी चीज है, कपालभाति करने के बाद, जल नेति करने के बाद घृत नेति की जाती है, यानी घी को नाक में डालते हैं। तो जब घी को डालते हैं, क्यों डालते हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन है। जब आपने क्लीन किया, गर्म पानी और नमक ने आपके जितने कीटाणु थे, जितने जीवाणु थे जो गंदगी पैदा कर रहे थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, जो बैक्टीरिया थे जो अंदर जाकर के आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया मर गए। अब मरने के बाद हमारी वहां की स्किन जब हमने धो दिया तो ड्राइनेस आ जाती है। वो ड्राई ना रहे तो उसके लिए हमने घी डाला। घी डालने का एक बहुत बड़ा, आपको साफ कीजिए, वो भी एक शुद्धि क्रिया है। उसके अलावा हम आपको दूसरी क्रिया यहाँ क्या कराते हैं, ऑयल पुलिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है ऑयल पुलिंग एक बकवास चीज है, लेकिन ऑयल पुलिंग बहुत काम की चीज है। नाम से ही प्रतीत होता है ऑयल पुलिंग, यानी ऑयल जो है, तेल जो है, किसी चीज को पुल कर रहा है, खींच रहा है। और आप विश्वास कीजिए, सबसे पहले आपके क्राउन चक्र यानी सर से लेके थ्रोट तक की प्रॉब्लम्स को क्योर करता है। क्योर करने की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद थ्रोट से नेवल तक की प्रॉब्लम्स को क्योर करता है, और उसके बाद नेवल से टोज तक की प्रॉब्लम को क्योर करता है। पूरी गंदगी, पूरी बॉडी की गंदगी को पुल करके वो बाहर क्योंकि निकाल रहा है। ऑयल पुलिंग मिनिमम 10 मिनट्स और मैक्सिमम 30 मिनट्स करना चाहिए। मिनिमम हाफ टी स्पून और मैक्सिमम 1 टीस्पून ऑयल लेना चाहिए। कोई भी कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल यानी कच्ची घानी का कोई भी तेल, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं जो भी खाने में यूज करते हैं या जहां आप रहते हैं और वहां पे किस चीज की पैदावार ज्यादा होती है। कहीं पे सरसों की पैदावार होती है, वहां सरसों का तेल आप यूज कर सकते हैं। कहीं नारियल की पैदावार ज्यादा होती है, वहां नारियल का तेल आप यूज कर सकते हैं। कहीं तिल की पैदावार ज्यादा होती है, वहां तिल का करिए, और जहां पे मूंगफली की ज्यादा होती है वहां मूंगफली का तेल करिए। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपको कौन सा तेल लेना है, लेकिन सिर्फ कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल लेना है, कच्ची घानी का तेल। तो मिनिमम मैक्सिमम को उस तेल को थूक देना है, अंदर नहीं लेना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, बहुत सारे जीवाणु हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। तो आपको उसको कहीं थूक देना है, और थूकने के बाद कुल्ला नहीं करना है तुरंत। उसको 5 मिनट मुंह को ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिससे जितना सलाइवा बनता जाए उसको आप थूकते जाइए। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर तक का कफ निकल रहा है, उससे पूरा बलगम निकाल देता है। तो उसके बाद आपको टंग क्लीनर से टंग क्लीन करनी है, ब्रश करना है और गर्म पानी से गार्गल करना है।
यानी कि आपने ऑयल पुलिंग करी, ऑयल पुलिंग करने के बाद 5 मिनट ऐसे ही रहा है, छोड़ दिया मुंह को, थूकते रहे, और उसके बाद आपने मंजन किया, टंग क्लीनर से टंग क्लीन करी, और उसके बाद गर्म पानी से गार्गल किया। हम लोग गार्गल भी कराते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा। तो गार्गलिंग में आपको हल्दी और नमक डाल करके हम आपको गार्गलिंग के लिए यहाँ पानी देते हैं। क्यों देते हैं? नमक और हल्दी ही डालते, कुछ और भी डाल सकते हैं। उसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं? नमक आप सभी लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, और हल्दी ही एक ऐसी हर्ब है जिसमें करक्यूमिन है। करक्यूमिन के साथ साथ हल्दी कफ नाशक भी होती है, कफ को काटती है। तो अभी तक हमने आपको जितनी भी चीजें बताई, चाहे वो आपको हमने नेती बताया, चाहे हमने ऑयल पुलिंग बताया, और या गार्गलिंग बताई, ये सब कफ नाशक है। सब चीजों ने कफ को काटा, आपके म्यूकस को निकाला, चाहे वो नाक के म्यूकस को निकाला हो, चाहे गले के म्यूकस से निकाल रहे हो, और चाहे आपके पूरा ईएनटी क्लीन कर रहे हैं। तो इस तरह कहीं ना कहीं आपको, जब आप इस तरह की प्रक्रियाएं करेंगे, इस तरह की क्रियाएं करेंगे, तो आपको किस बीमारी में फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा? जो आज के समय में फैली हुई, जिससे हम सब भयभीत हैं। तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ कदम मिल के चलने की जरूरत है। जब हम लोग ये सारी प्रक्रियाएं कर लेंगे, तो उसके बाद आता है समय हमारे प्राणायाम। प्राणायाम यानी प्राणों को आयाम देना, बढ़ाना। हमको सबसे ज्यादा प्राणायाम पे फोकस इसलिए करना है कि हमको अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है। लंग्स कैपेसिटी अगर बढ़ी हुई है तो कोरोना कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम श्वास इजिली ले रहे हैं, और कोरोना क्या करता है? सबसे ज्यादा जाकर के लंग्स पे ही अटैक करता है, और हमारे लंग्स पे पैचेस आ जाते हैं। कई बार डॉक्टर्स कहते हैं निमोनिया है। तो वही पैचेस जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, हमने पहले लेक्चर में भी बोला था कि जो लोग शंख बजा लेते हैं, उससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है लंग्स की। तो शंख बजाइए। शंख नहीं बजा पाते हैं तो गुब्बारा फुलाइए। गुब्बारा भी नहीं फुला सकते हैं, लेकिन प्राणायाम करने में कुछ भी पैसा नहीं खर्च होने वाला है। सिर्फ आपको अपना बहुमूल्य समय देना है अपने स्वास्थ्य के लिए। तो प्राणायाम कीजिए। अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, उज्जाई प्राणायाम है। तो अगर आप इस तरह के प्राणायाम करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप एक्टिव रहेंगे, क्योंकि आपकी प्राण शक्ति बढ़ी है, और आपके लंग्स एक्टिव रहेंगे क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है। और जैसे ही हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन ज्यादा मिलने लगता है, क्योंकि जैसे ही बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तभी न्यूट्रिशन मिलता है। कभी भी आप आजमा लीजिए, लोग सोचते हैं भूखे रह करके हाय रे हम कैसे जिएंगे, लेकिन एक दिन आप खूब खाइए पीजिए पेट भर के जो मर्जी हो, उस दिन अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लीजिए, और एक दिन आप उपवास पे होइए, सिर्फ प्राणायाम करिए, उस दिन अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लीजिए। सो आपके सामने ही प्रूफ आ जाएगा कि किस तरह आप अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा के अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो प्राणायाम से अच्छा कुछ भी नहीं है। इस समय जो प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है, जो महामारी फैल रही है, हम लोग हर तरफ त्राही त्राही कर रहे हैं। कोई सरकार को कोस रहा है और कोई अपने आप को। लेकिन जन सामान्य को एक सुरक्षा कवच दिया जा सकता है सिर्फ कुछ ही चीजों से। मानसिक रूप से हमने आपको सबसे पहले बताया कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना सबसे पहले जरूरी है। अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, और उसके बाद अपनी शुद्धि क्रियाओं को करना है, चाहे वो जल नेती हो, चाहे ऑयल पुलिंग हो, और चाहे गार्गलिंग हो। उसके बाद हमको प्राणायाम करना है, और फिर आता है हमको स्टीम इनहेलेशन करना है। स्टीम इनहेलेशन करने के लिए इसलिए जरूरी है कि जो जीवाणु रह गए हैं गलती से बाहर नहीं निकल पाए हैं, वो भी मर जाएं। आपके लंग्स को परेशान ना करें, आपको परेशान ना करें, उनकी कैपेसिटी को बढ़ने से रोकने में आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसलिए जब आप स्टीम इनहेलेशन करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। कई बार लोग कहते हैं
डाइट की बात आती है। जो समय चल रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज है डाइट। डाइट पे फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको इस समय भोजन कैसा करना है, कफ नाशक करना है, कफ वर्धक नहीं करना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चीजें कफ बना रही हैं वो वाला भोजन कर रहे हैं, जो कफ, जिन चीजों से कफ नहीं बनता है वो भोजन नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है, जिनको कोविड हो चुका है उनको भी पता होगा, और जिनको नहीं हुआ है, इतना कोविड में लोगों ने पीएचडी कर लिया है कि लोगों को वो भी पता होगा कि जिंक लेना पड़ता है। तो जिंक के कैप्सूल्स जब आपको लेने पड़ रहे हैं तो जिंक क्यों लेना पड़ रहा है? अगर आप जिंक नहीं जाता है खाने के थ्रू तो ब्रेथलेसनेस होती है। डायबिटीज के पेशेंट क्यों जल्दी पकड़ में आ जाते हैं? क्योंकि इंसुलिन में जिंक होता है, और इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट जो हैं वो, उनके ऊपर कोविड जल्दी हावी होता है। क्योंकि जिंक की कैपेसिटी, जब जिंक की मात्रा शरीर में कम होती है तभी हमको ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है। और जब ब्रेथलेसनेस हो रही है और हमको पता ही नहीं है कि हमारे किस भोज्य पदार्थ में जिंक है, तो हम कैसे खाएंगे? मूंगफली सबसे सस्ता मेवा है, इससे सस्ता ड्राई फ्रूट कोई नहीं होगा। पीनट, ग्राउंड नट भी कहते हैं, सबसे ज्यादा जिंक है, पोटेशियम है। तो आप अगर उसको खाएंगे तो आपके जिंक की मात्रा शरीर में कम नहीं होगी। गुड़, उससे सस्ता क्या मिलेगा? तो अगर हम इस तरह की चीजें खाएंगे, नींबू, विटामिन सी की भी बहुत आवश्यकता है। नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, एक आंवले में 7 नींबू के बराबर विटामिन सी होता है। नींबू रोज नहीं खा पा रहे हैं, एक आंवले का मुरब्बा ही खरीद के रख लीजिए, आंवला कैंडी खरीद के रख लीजिए। फ्रेश आंवला मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आंवला कैंडी और आंवला का मुरब्बा तो सालों साल मिलता है लोगों को। च्यवनप्राश खरीद लीजिए, च्यवनप्राश में भी आंवला होता है। तो इस तरह की चीजों का जब हम सेवन करेंगे तो हम अपने शरीर को भी हष्ट पुष्ट रख सकते हैं, और दूसरी चीज विटामिन सी और जिंक की पूर्ति भी कर सकते हैं। सुबह ही आज हमारे किसी एक पेशेंट ने वेगन पे बात की थी। तो वेगन डाइट कितने लोग कहते हैं अच्छी और कितने लोग कहते हैं बुरी है। आपको मालूम है कि आज की जनरेशन कहती है कि वेगन अच्छा है, लेकिन क्यों कहती है अगर उनसे ये पूछा जाए तो उनको भी शायद नहीं पता है। कहते हैं ना कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा ही है कि किसी ने कह दिया आसमान गिर गया तो भाग लिए, मुंडी उठा के नहीं देखते आसमान गिरा कि है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि पहले भाई सर उठा के देख लो आसमान है अपनी जगह की गिर गया है। वेगन डाइट इसलिए प्रचलित हुई क्योंकि मांसाहारी लोग बढ़ते जा रहे थे, दूध की वजह से नहीं हुई। अब आती है बात दूध की। अगर हम कहें कि वेजिटेरियंस के लिए दूध सबसे अच्छी चीज है, लेकिन आज के समय में अगर हम कहें ये बहुत अच्छी चीज नहीं भी है, दोनों चीजें हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? अगर आपको शुद्ध देशी गाय का दूध मिल रहा है तो आप पीने से पीछे मत हटिए, लेकिन अगर आपको जर्सी गाय का दूध मिल रहा है तो दूध मत पीजिए। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट खाने में कोई नुकसान नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि डेयरी प्रोडक्ट बिना बैक्टीरिया चेंज किए नहीं बनता है। जब तक दूध से दही तब तक नहीं बनेगा जब तक बैक्टीरिया चेंज नहीं होगा। दूध से घी तब तक नहीं निकलेगा जब तक बैक्टीरिया चेंज नहीं होगा। दूध से पनीर तब तक नहीं बनेगा जब तक बैक्टीरिया चेंज नहीं होगा। तो बिना बैक्टीरिया चेंज किए हुए डेयरी प्रोडक्ट नहीं बनता। इसलिए किसी का भी दूध हो, डेयरी प्रोडक्ट नुकसान नहीं करता, लेकिन जर्सी गाय का दूध जरूर नुकसान करता है, क्योंकि बिना इंजेक्शन के जर्सी गाय दूध नहीं देती है, और वो इंजेक्शन होता है हार्मोनल इंजेक्शन। और यही रीजन है कि हमारी न्यू जनरेशन जो है उसमें हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आप हर दूसरे व्यक्ति को देख लीजिए थायराइड है, हर दूसरे लड़की को देख लीजिए पीसीओडी या पीसीओएस है, हर दूसरे न्यू कपल को देख लीजिए जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारी हार्मोनल डिजीज हो रही हैं,
और उसके पीछे सबसे ज्यादा रोल है जर्सी गाय के दूध का। ये हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए कि जब हिंदुस्तान से देशी गाय जाने लगी, यानी अमेरिका ने गौमूत्र पैटर्न कराया, तो हम लोग तब भी जाग नहीं पाए और अमेरिका ने हमारे यहाँ से देशी गाय भी मंगवाना शुरू कर दिया और हमारे यहाँ जर्सी गाय भेजने लगा। हमारे यहाँ गाय पालते हम और आप नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब तबके का आदमी गाय और गाय भैंस पालता है। और यही हुआ कि हमारे यहाँ के उस वर्ग को ये लालच दिया गया कि हमको अपनी एक देशी गाय दो और हम तुमको 2 जर्सी गाय देंगे। देशी गाय दिन भर में 4 से 5 लीटर दूध देती है और जर्सी गाय दिन भर में 40 लीटर दूध देती है। तो हमारे यहाँ के उस गरीब तबके के आदमी ने भी सोचा कि खर्चा तो बराबर है खाना खिलाने में गाय को, और अगर हमको 40 लीटर दूध बेच करके हम अपने जीवन का भी, अपने परिवार का भी जीवन यापन कर सकते हैं, तो हमको जर्सी गाय ही ले लेनी चाहिए। और यही हुआ कि हमारे भारत से देशी गाय जाती चली गई और जर्सी गाय की बढ़ोतरी हो गई। डेनमार्क विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, वो भी जर्सी गाय का दूध लेना पसंद नहीं करता है। इसी तरह सिर्फ भारत ऐसा देश है जहां पे गौ मांस पे या गौ हत्या पे रोक है, लेकिन किसी भी देश में गौ हत्या या गौ मांस पे रोक नहीं है, फिर भी विदेशी गौ जर्सी गाय का मांस नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? उसके सबसे बड़े रीजन ये है क्योंकि जर्सी गाय जो है उसके सींग में और खुर में, पैरों के खुर में पस पड़ने लगता है बहुत जल्दी, और वो HIV पॉजिटिव भी कर देता है। तो इस वजह से गौ मांस नहीं खाया जाता। लेकिन देशी गाय के दूध में बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, यानी जिंक भी है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए उसको संपूर्ण आहार कहा गया है। लेकिन सिर्फ देशी गाय के दूध को, ना कि जर्सी गाय, संपूर्ण आहार कहा गया है। लेकिन आज के समय में अगर आपको देशी गाय का दूध नहीं मिल रहा है, तो अगर हम आपको कहें कि एक ऐसी चीज हम आपको देते हैं जिसमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दूध के बदले उसको पीना पसंद करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है नारियल पानी। एक ग्लास देशी गाय के दूध में जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, वही सेम प्रॉपर्टीज एक ग्लास नारियल पानी में होती हैं, बशर्ते 11 बजे से पहले पिया हुआ नारियल पानी। सुबह 11 बजे से पहले पिया हुआ नारियल पानी, सेम प्रॉपर्टीज होती है जो एक ग्लास देशी गाय के दूध में होती है, वही प्रॉपर्टीज एक ग्लास नारियल पानी में होती हैं। तो हमको, मेरे ख्याल से आप सभी लोग भी यही चाहेंगे कि अगर हमको मिलावटी दूध लेने से तो अच्छा है कि हम एक ग्लास नारियल पानी पी लें, लेकिन पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए डायबिटीज वालों को मना किया जाता है। तो डायबिटीज वालों को छोड़ करके बाकी सभी लोग नारियल पानी पी सकते हैं। और नारियल पानी आप जो इस समय जो महामारी चल रही है उसमें भी बहुत ही फायदे की चीज है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमको फायदा दे रही हैं। हमको किस तरह कैसा भोजन करना है, कब क्या खाना है, क्या नहीं करना है, उसके अलावा बहुत सारे अफवाहें प्रचलित हैं कि किसी को पाइल्स हो गया काढ़ा पी करके, किसी को कुछ, कोई आपसे आके, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा होगा। आपसे, आप किसी से सामने कहेंगे कि उसको पाइल्स हो गया, आपसे कोई पूछेगा आपको उसने बताया? नहीं, वो नहीं, फलां ने बताया। आप कभी भी देख लीजिए, क्योंकि किसी को नहीं हो सकता। गरम मसाले कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। लाल मिर्च नुकसान करती है, हरी मिर्च नुकसान करती है, लेकिन काली मिर्च नुकसान नहीं करती, क्योंकि गरम मसाले में आती है। तो इसी तरह गरम मसाले नुकसान नहीं करते हैं, इसलिए आप मत डरिए कि आपको काढ़ा पीने से कुछ हो जाएगा। काढ़ा पीने से कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आपको डर लगता भी है तो हल्दी डाल करके पानी, गर्म पानी में जरूर नींबू और हल्दी डाल करके जरूर पीजिए, जिससे कि आपके विटामिन सी भी पहुंचता रहे, कर्क्यूमिन भी पहुंचता रहे और कफ भी कटता रहे। उसके बाद आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लहसुन खाओ, ब्लड पतला करता है। लहसुन भी, दवा कोई भी हो, दवा की ही तरह कारगर है। लहसुन जो है, अगर आप रोज भोजन में कर रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए कि आपका मानसिक संतुलन खत्म कर देता है।
इसलिए लहसुन रोज नहीं खाना चाहिए। आप लहसुन खाइए, दवा की तरह खाइए। आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है, आप लहसुन खा रहे हैं शहद के साथ, अच्छी बात है। लेकिन कफ होता है, आपको कफ सिरप पीते हैं तो क्या 365 दिन पीते हैं कफ सिरप? नहीं पीते हैं। जब कफ ठीक हो जाता है तो आप उसको बंद कर देते हैं। सेम उसी तरह लहसुन का अगर उपयोग आप कर रहे हैं तो दवा की तरह करिए, भोजन की तरह मत करिए। क्योंकि लहसुन तामसिक होने के साथ साथ आपके मस्तिष्क को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके ब्रेन को भी डैमेज करने का काम करता है। तो इस तरह की कुछ कुछ चीजें हैं जिन पे सोचिए, विचारिए और फिर अपनाइए जरूर। क्योंकि हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि किसी ने कहा कि आसमान गिर गया है और आप भाग लीजिए। इसी तरह आज के समय में जो चल रहा है वक्त, उसमें ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं लोगों को, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन वाले बेड नहीं मिल रहे हैं। तो घर में रह करके ही आपको जितनी चीजें हमने बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप स्वस्थ हो सकते हैं, स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही प्रोन पोजीशन में लेट करके, कभी भी आपको ब्रेथलेसनेस हो, आपका ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा हो, आप प्रोन पोजीशन में लेटिए, यानी पेट केवल लेटिए। एक तकिया अपने चेस्ट के नीचे रखिए, एक तकिया अपने पेट के नीचे रखिए और एक अपने पैरों के नीचे रखिए। गर्दन को नीचे की तरफ झुकाइए और लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास को बाहर छोड़िए। आप देखेंगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा और आपको आराम मिलने लगेगा। आपके ऑक्सीमीटर पे जो आपका रीडिंग 95 और 96 आ रही थी, वो विश्वास कीजिए 99 और 100 में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरह आप अस्पताल जाने से बच सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को अस्पताल भेजने से बच सकते हैं, अपने घर में ही चिकित्सा दे सकते हैं। सिर्फ जरूरत है तो हिम्मत की, बिना घबराए, बिना परेशान हुए अगर आप इन सब चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे हम कि मन को सकारात्मक रखते हुए हम जो भी अपनाएंगे वो सभी कुछ हमारे जीवन में सफल होगा और योग से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो एक बार फिर निर्वाणा नेचुरोपैथी एंड रिट्रीट की तरफ से हम आप लोगों से एक ही विनती करेंगे कि योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अच्छा, एक बार हम आपका क्वेश्चन है कि कैसे हम टंग को रोटेट करें, तो जीभ लीजिए और चारों ओर घुमाना है। ठीक है, क्लियर हुआ? और जैसे मुंह में कुल्ला करते हैं पानी रख के, वैसे करना है। क्लियर? नेक्स्ट, सुबह और शाम दिन में 2 बार अगर आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जर्सी गाय और देशी गाय में बहुत बड़ा फर्क होता है। जर्सी गाय की बैकबोन पूरी स्ट्रेट होती है और देशी गाय के हम्प होता है। तो जिसमें हम्प होता है, एक चीज और बता दें आपको, भगवान ने कुदरती उस हम्प में ऐसा कुछ दे रखा है जो आज भी रिसर्च नहीं हो पाई है कि वो क्या चीज है जो विटामिन डी एब्जॉर्ब करती है। तो वो हम्प में ही, सिर्फ देशी गाय के दूध में ही विटामिन डी होता है और किसी में नहीं होता है। तो विटामिन डी वो हम्प एब्जॉर्ब करता है। तो हम्प है अगर तो देशी गाय है, अगर हम्प नहीं है तो वो जर्सी गाय। नारियल पानी बॉडी वेट बढ़ाता नहीं है, लेकिन अगर नारियल पानी संपूर्ण आहार है तो आपको उसके संग कुछ और नहीं खाना। गरम मसाले बॉडी हीट बिल्कुल नहीं बढ़ाते हैं। अल्सर का मरीज भी गरम मसाले खा सकता है, लेकिन हर चीज एक अनुपात में होती है। अब आप दिन में 4 चम्मच गरम मसाला खाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारे काढ़े में सिर्फ 2 पिंच पड़ता है, 2 चुटकी। तो 2 चुटकी यानी आपने अगर 8 चुटकी भी खाई तो भी दिन भर में आधी चम्मच ही हुआ, तो इसलिए नुकसान नहीं करेगा। यूरिक एसिड आपका क्वेश्चन अलग से है, लेकिन फिर भी हम जवाब दिए दे रहे हैं। कच्चे आलू का पानी सुबह सुबह पीजिए
रात में एक नॉर्मल साइज का एक आलू ले लीजिए स्किन के साथ और उसको ग्रेट करके ओवरनाइट सोक करने रख दीजिए। मॉर्निंग में उस पानी को छान करके और पी लीजिए खाली पेट। धीरे धीरे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा। प्लस आपको वात बनाने वाली चीजें बंद करनी पड़ेंगी। कद्दू, बैगन, अरबी, कटहल, उड़द की दाल, ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, सुबह सुबह अगर आप सेब खाएं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आज के प्रेजेंट सिनारियो में अगर उसके ऊपर ब्लैक पेपर हल्का सा डाल के खाएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। स्टीम आपको दिन में कम से कम मिनिमम 4 टाइम्स और मैक्सिमम 6 टाइम लेनी है और 2 to 5 मिनट्स लेनी है, जिससे आपको नाक से भी सांस लेनी है, मुंह से निकालनी है, और मुंह से लेनी है, नाक से निकालनी है। एनीमिक पेशेंट, हाँ, एनीमा है कि एनीमिया है? आप दो चीजें, पता नहीं आपको क्या पूछना चाह रहे हैं। आप पेशेंट एनीमिक है उसके लिए पूछना चाह रहे हैं या एनीमा के लिए पूछना चाह रहे हैं? हम दोनों जवाब दे रहे हैं। अगर आपका पेशेंट एनीमिक है तो आप रात में 7 से 11 किशमिश या मुनक्के अच्छे से वॉश करके 1 ग्लास पानी में ओवरनाइट सोक करिए और उसको चबा करके खा जाइए और पानी भी पी जाइए। मुनक्का है तो ज्यादा फायदा करेगा। मुनक्के का सीड चबा के खा जाइएगा, एंटी कैंसरस होता है। और अगर आप एनीमा की बात कर रहे हैं तो एनीमा सिर्फ रेक्टम को क्लीन करता है, इंटेस्टाइन को क्लीन नहीं करता है। इसलिए साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रोज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी एनएस की मसल्स, जो रेक्टम की मसल्स है, जो पॉटी को बाहर फेंकती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके, वो लूज होने लगती हैं। हाइपरटेंशन, न्यूमोनाइटिस की सेंसिटिविटी के लिए जो है आपके लिए अभी हमने जो आपको जितने भी ऑयल पुलिंग वगैरह बताई है, इसी को करिए। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। रिड्यूस वेट के लिए आप हमारे निर्वाणा आ जाइए। बाजरा कॉन्स्टिपेशन करता है किसी किसी को, लेकिन अगर आप पानी ही नहीं पिएंगे तो कोई भी फूड कॉन्स्टिपेशन करेगा। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। 10 किलो वजन पे आधा लीटर वाटर रिक्वायरमेंट है बॉडी की। आप भोजन भले मत कीजिए लेकिन पानी जरूर पीजिए। पीसीओडी, पीसीओएस का इलाज हमारे पास है, लेकिन वही फिर हम आपको कहेंगे कि आपको निर्वाणा आना पड़ेगा। विदाउट पील एप्पल खाना चाहिए, लेकिन जो आज का समय में एप्पल आ रहा है क्योंकि उस पर मोम है, पॉलिश है, इसलिए छील करके खाना चाहिए। म्यूनोपॉज और थायराइड के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी लंबा टाइम मिला तो उस पर चर्चा करेंगे, और आपको आने का यहाँ वक्त हो जरूर आ जाए। सर आप बताएं क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जो हर शहर में, सिटी में तो देसी गाय मिलती है, तो दूध नहीं मिलता है। बिल्कुल, तो जर्सी से दूध ना पिए, इसीलिए हमने बोला दूध ना पी के डेयरी प्रोडक्ट ले लें। जर्सी के बदले में भैंस का लिया तो चलेगा? भैंस में सर फैट के अलावा कुछ भी नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। एक बार हम आपको निर्वाणा का वीडियो दिखा रहे हैं कि आप कैसे एंटर करते हैं हमारे निर्वाणा में, और पूरा आप एक बार हम निर्वाणा घूम लीजिए। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको एक बार घूम के बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू। देखिए निर्वाणा का वीडियो। हरियाली से घिरी पहाड़ियों के बीच एक मनोरम स्थान, निर्वाणा नेचुरोपैथी एंड रिट्रीट। महाराष्ट्र के इगतपुरी के पास धामन गांव में स्थित निर्वाणा नेचुरोपैथी एक ऐसा स्थान है जो आपको प्रकृति के करीब लेकर जाता है। निर्वाणा नेचुरोपैथी एक संपूर्ण नेचुरोपैथी सेंटर है। यहाँ परमात्मा का आशीर्वाद भी है, गुरु का ज्ञान भी है और प्रकृति का अद्भुत परिदृश्य भी। पूरे मनोयोग से तैयार किए गए इस परिसर में आगंतुकों के लिए सभी प्रकार की प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर्व सुविधा युक्त निवास स्थान, जहां प्रकृति की गोद में होने का आभास होता है। एक सुविधा युक्त योगा हॉल है, जहां प्रतिदिन योग और ध्यान का नियमित अभ्यास योग गुरुओं द्वारा करवाया जाता है। सर्व आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्राकृतिक चिकित्सालय, जहां विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक मसाज के साथ शिरोधारा, हॉट स्टोन, साल्ट ग्लो,
वाइब्रो मसाज, स्टीम बाथ, सोना बाथ, मड बाथ तथा सभी तरह की हाइड्रोथेरेपी जैसी सभी विश्व स्तरीय चिकित्सा देने के लिए अनुभवी और सेवाभावी स्टाफ उपलब्ध है। निर्वाणा नेचुरोपैथी का विश्वास है कि यथा आहार तथा व्यवहार, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ आगंतुकों को शुद्ध सात्विक आहार उपलब्ध करवाया जाता है। अपने परिसर में उगी साग सब्जियों के माध्यम से समुचित पोषण देने वाला आहार डॉक्टर के निर्देश से दिया जाता है, जो न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि पौष्टिक भी होता है। हरियाली से घिरे इस अद्भुत परिसर में एक बेहद सुंदर मंदिर का भी निर्माण किया गया है, जहां नित्य प्राय और संध्या को आरती और सत्संग का आयोजन किया जाता है। ये सत्संग मन में नई ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होता है। गुरुजनों के आशीर्वचन साथ में सकारात्मक विचारों की ओर अग्रसर करते हैं। इगतपुरी से धामन गांव और धामन गांव से निर्वाणा नेचुरोपैथी तक का सफर आपको आने वाले पलों की सुंदरता का एहसास करा देते हैं। एक बार इस अलौकिक सुंदरता का परिदृश्य देखने के बाद आप निरंतर आने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि निर्वाणा नेचुरोपैथी हमारा कैसा है। सर का कोई क्वेश्चन है, शायद हम वो ले लें एक बार, उसके बाद आगे की बात आपसे करें। कोरोना में रोज का जीवन मान कैसा रखना चाहिए? सर अभी तो यही तो बताया। एक शॉर्ट में सर वही तो बताया आपको, अभी हमने पूरा वही बताया कि कोरोना में क्या करना है। आपको नित्य शुद्ध क्रिया सुबह सारी करनी है, वो बताई हमने आपको। उसके बाद आपको किस तरह प्राणायाम करना है, आसन करना है, डाइट कैसी लेनी है, भोजन कैसा लेना है, दूध का सेवन जरूरी है, दूध नहीं मिल रहा है तो नारियल पानी पीजिए, फलों का सब्जियों का सेवन। फल सब्जी भी हमने पिछले टॉक में बताए थे कौन सी नहीं खानी चाहिए और कौन सी खानी चाहिए, क्योंकि जो कफ बनाती है वो सब्जियों का सेवन नहीं करना है। कफ नाशक खाना यानी विटामिन सी का सेवन हमको ज्यादा करना है। इस तरह की चीजें बताई। साथ में ध्यान जरूर करना है सकारात्मक सोच के साथ। आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारे निर्वाणा नेचुरोपैथी या तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बुरा होगा या तो बहुत बुरा होगा, राइट? अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे निर्वाणा नेचुरोपैथी एंड रिट्रीट में ऑनलाइन योगा क्लासेस भी चल रहे हैं। आप लोग जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें, हम नंबर बता रहे हैं, उस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें, जिससे कि आपको ऑनलाइन योगा क्लासेस दे दिया। अच्छा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नंबर, तो उस नंबर को आप लोग नोट कर सकते हैं। और दूसरी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को, निर्वाणा नेचुरोपैथी एंड रिट्रीट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे कि आपको बाकी के निर्देश भी आगे मिलते रहें, इसी तरह के अच्छे अच्छे संदेश और टॉक्स मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू। बोलते रहो। अरे हम सुनते रहे, आप बोलते रहे। बंद करें।